हेलो व्यूवर्स, मैं आज मेरे जीवन धारा आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर एक रोग की डिटेल लाया हूँ। वो है एवीएन, एविस्कुलर नेक्रोसिस। ये एविस्कुलर नेक्रोसिस हड्डियों का ऐसा विकार है जिसमें हड्डियों के ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में रक्त का बहाव नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण वे मरने लगते हैं। इन्हें हम ऑस्टियोनेक्रोसिस या एसेप्टिक नेक्रोसिस या इस्चेमिक बोन नेक्रोसिस भी कह सकते हैं। ये हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक आघातजन्य और एक आघात विहीन जन्य। आघातजन्य मतलब कोई भी एक्सीडेंटल वगैरह या कोई सर्जरी के बाद, जैसे कोई ऑपरेशन फेल हो गया बोन का, या फिर कोई चोट वोट लगने से हो सकता है एवीएन। और दूसरा होता है बिना कोई चोट से, आघात विहीन की वजह से भी ये हो सकता है। उसके मूलभूत कारण हो सकते हैं कि हमारी रक्त नलिकाओं में फैट्स या रक्त का जमाव हो जाना, या लंबे समय तक कार्डियोस्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करना, या डायबिटीज़ पेशेंट हो, या सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट हो, या HIV एड्स का पेशेंट हो, या ऑटोइम्यून रोग जैसे एसिली, सिस्टिपेटिक ल्यूपेटस आर्थोमेटाइटिस वगैरह के पेशेंट हो, या चयापचय रोग, मेटाबॉलिक रोग हो, या रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी के पेशेंट, और अधिक शराब सेवन आदि। ये आघात विहीन जन्य ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एवीएन यानी एविस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। अब इसमें जो मेन लक्षण देखा जाए कि ऐसा क्या लक्षण होते हैं जो हम पेशेंट को वो कर सकते हैं, तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा तो एक अत्यधिक पीड़ा होती है, जो ना लेटने, बैठने, सोने सभी अवस्थाओं में उसको चलने फिरने सब में ही अत्यधिक पीड़ा होगी और बिच्छू के दंश के समान होगी। नींद में भी उसको तकलीफ होगी, वो सुख चैन से सो भी नहीं पाएगा, रात में भी उसको दर्द होगा। अब इसकी मॉडर्न थेरेपी में हम चिकित्सा देखते हैं तो ज़्यादातर तो एवीएन एविस्कुलर नेक्रोसिस के हिप जॉइंट के ही पेशेंट मिले हैं, और उनका हिप रिप्लेसमेंट ही इनका ट्रीटमेंट है, और नहीं तो लंबे समय तक वो कोई भी एनाल्जेसिक गोली वगैरह से वो अपना जीवन पर्याप्त तो गुजारता है। लेकिन आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा जो है ईजी हो जाती है। बस ये है कि डॉक्टर उसको मेन ध्यान रखते हुए वो करें। अभी जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें रेडिएशन ना, केमोथेरेपी वगैरह, कार्डियोस्टेरॉइड्स वगैरह ये जो है, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पर हमें प्रभावित कर रही है? आयुर्वेद में इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरा है रक्त नालिकाओं में फैट्स और रक्त का जमाव। तो रक्त नालिकाओं में फैट्स या रक्त का जमाव, तो ये एक सिम्टम्स है जो हमें असाध्य आमवात की तरफ इशारा करता है। और दूसरा कार्डियोस्टेरॉइड्स का प्रयोग या डायबिटीज, सिकल सेल, HIV, ऑटोइम्यून रोग वगैरह, ये हमको हमारे धातु अग्नि यानी धातु अग्नि की कमजोरी की वजह से हमारी धातुओं का सही निर्माण नहीं होना, और उन धातुओं में सबसे ज़्यादा इस धातु अग्नि की जो यानी क्रिया से अस्थि धातु ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए मेरा मानना है कि असाध्य आमवात और धातु अग्नि की दुर्बलता के कारण हमें एवीएन आयुर्वेद के हिसाब से एविस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। अब हम इसकी चिकित्सा करने जाते हैं, तो चिकित्सा में ज़्यादातर हमें यह ध्यान देना है कि अस्थि का कार्य सुचारू रूप से चले, दूसरा अस्थि का पोषण अच्छी तरह से हो, और अस्थि की जो क्षय गति है उसको हम नष्ट कर दें, अस्थि को क्षय ना होने दें, और दूसरा रक्तवाहिनियों में जो अवरोध हुआ है उसको नष्ट कर दें, और दर्द को नष्ट करके अस्थि पोषण वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मैं आयुर्वेद में इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। और उसकी चिकित्सा में ऐसी कौन कौन सी वनस्पतियाँ रहेगी, ऐसे कौन कौन से रस रसायन और भस्में वगैरह रहेगी, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। उन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। और ये जो मैंने मत दिया हूँ कि असाध्य आमवात या धातु अग्नि की कमजोरी से अस्थि धातुओं का पोषण ना होना और उसमें विकृति आना, आयुर्वेद के हिसाब से एविस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। लेकिन ये मेरा मत है। मैं चाहूँगा कि जो गणमान्य वैद्य हैं, जो उच्च कोटि के वैद्य हैं, वो अपना इस पर रिसर्च कर सकते हैं। क्या वो मेरा कथन सही है? मैं अपने आप में खैर सजेस्ट हूँ, बाकी का इतना यानी विद्वान भी नहीं हूँ। ये मेरी एक धारणा थी जो मैंने इसको असाध्य आमवात में व्यक्त की है। क्या या धातु अग्नि की दुर्बलता। ये एक मेरी एक मेरा कथन है। मैं इसको थोड़ा सा सोच रहा हूँ, बाकी का वो सही है या असत्य रहेगा वो आप लोग थोड़ा सा और इस पे ध्यान दें। अच्छा, दूसरा, अब एवीएन की जब हम चिकित्सा में जाते हैं आयुर्वेद के तौर पे, तो इसमें जो है एक तो परवाल पिष्टी यानी परवाल भस्म,
दूसरा मधुमालिनी बसंत, मधुमालिनी बसंत। इसी तरह आपके एक आएगी स्वर्णमालिनी बसंत, स्वर्णमालिनी बसंत। इसके बाद सौक्तिक भस्म, सौक्तिक भस्म। उसके बाद कुकुड़ात्मक भस्म, ये सब कैल्शियम के भी स्रोत है, कुकुड़ात्मक भस्म वगैरह। और सौक्तिक भस्म हो गई। उसके बाद गोदंती जिप्सम, गोदंती भस्म। उसके बाद शंख भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है क्या। और ये सब के अलावा स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म। ये तो कैल्शियम के स्रोत के लिए, बोन स्ट्रेचर के लिए हो गई। अब दूसरा इसके साथ अपने को वातनाशक गण चाहिए। वातनाशक गण में देखें तो मल्ल सिंदूर, दूसरा समीर पन्नग रस, ये मल प्रधान है, समीर पन्नग रस। उसके बाद वाद गजांकुश रस, वाद गजांकुश रस। उसके बाद आप है एकांगवीर रस, एकांगवीर रस। और गुग्गलों में हम देखें तो आभा गुग्गल, लक्षादि गुग्गल, उसके बाद त्रयोदशांग गुग्गल, गुग्गल। और जो है किशोर गुग्गल। ये रक्त के जमाव और ब्लड के थक्के वगैरह के लिए ये काम अच्छा कर सकती है, इसलिए मैं किशोर गुग्गल का भी समावेश कर रहा हूँ क्या। ये गुग्गल और ये रस रसायन और ये भस्में हो गई। अब हम इसके साथ अगर वनस्पति को यूज करते हैं तो अश्वगंधा, शतावर, बिदारी कंद, बबूल, बबूल की छाल वगैरह। हालांकि त्रयोदशांग गुग्गल में है बबूल। अश्वगंधा, शतावर, बिदारी कंद, बबूल। उसके बाद जो है अपना हड़जोड़, लेकिन पित्तवर्धक ज़्यादा है तो मैं कह भी नहीं सकता कि ये उचित रहेगा, लेकिन पित्त सामक द्रव्यों के साथ हड़जोड़ भी यूज़ कर सकते हैं। इन वनस्पतियों के साथ आपको जो है इन सब रस रसायन और भस्में वगैरह अगर यूज़ किया जाए तो अपने को बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकते हैं एवीएन में। और साथ में जो है थोड़ी सी व्यायाम थेरेपी भी रखें ताकि पेशेंट को ज़रा जल्दी आराम मिल जाए क्या। मेरे पास एक पेशेंट आया था एविस्कुलर नेक्रोसिस का, जो कि हिप जॉइंट का था। मैंने उसे अभी ट्रीटमेंट तो दिया हूँ, अब देखता हूँ, अभी यानी 8-10 दिन ही हुआ है। अब 1 आध महीने में क्या उसकी रूपरेखा बनती है मैं उससे भी अवलोकित कराऊंगा। लेकिन मेरा मानना था कि अगर आयुर्वेद में अगर विद्वान वेद अगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर इसकी चिकित्सा करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने इन ट्रीटमेंटों के साथ उसको अजमोदादी चूर्ण भी रखा हूँ, अजमोदादी चूर्ण। अग्नितुंडी वटी, अब देखना है एवीएन के पेशेंट में क्या मुझे रिज़ल्ट आते हैं।
और उस एवीएन पे थोड़ी सी ये मैंने अपनी चिकित्सा लिखी है और उसकी जो है थोड़ी सी व्याख्या करी है। और मेरे मत के अनुसार मैंने इसको असाध्य आमवाद और धत्व अग्नि की दुर्बलता की वजह से ये रोग को मैंने माना है। अब वो ठीक है या उचित है, ये जब भी आपके पास भी पेशेंट आए जो भी वेदगण हैं, तो उसमें थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देते हुए सोचें कि मैं सही लेंथ में गया हूँ या नहीं। क्योंकि मेरा जो पेशेंट था मुझे मानना था, क्योंकि वो बिना एक्सीडेंटल वगैरह है ना आघात विहीन जन्य रोग का था, और ना वो HIV से था, ना कोई कार्डियोस्टेरॉइड्स यूज़ करा था, ना कोई उसको ऑटोइम्यून कोई रोग था, ना कोई डायबिटीज़ था। लेकिन ये मैंने देखा कि उसको में थोड़े आमवाद के लक्षण थे और असाध्य आमवाद के लक्षण थे। इस वजह से मैंने उसे वो रोग मानते हुए उसका ट्रीटमेंट दिया हूँ। अब 1 महीने में उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं मैं मेरी वीडियो क्लिप में आगे अगर कोई नेक्स्ट बताऊँगा तो उसका भी अवलोकन करूँगा। ओके व्यूवर्स, ये मेरी वीडियो क्लिप कैसी रखी उसका मेरे को कमेंट्स करें और ये एक नज़र देख लें क्या। ओके व्यूवर्स।